हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अभी लॉकडाउन चल रहा है चूंकि तो आप सरकार की दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपने घर पर अच्छी स्थिति में सरकार का पालन मानते हुए उनके दिशा निर्देश के अनुरूप अपने आप को ढालते हुए और अपनी जो स्टडी चल रही है ना, जो वंदे मातरम स्टडी पॉइंट, जो अपना जो अभी अभी नया सेंटर खुला है, इसके माध्यम से जो हम आपको क्लास लाइव दे रहे हैं या डाउनलोड की हुई वीडियो पहुंचा रहे हैं, आप आशा करते हैं हम कि आपको समझ में आ रही होंगी और आप पढ़ भी रहे होंगे। तो बिना देर किए आज आपके सामने मैं जीके जीएस का टीचर अभी सर, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। हर बार बोलता हूँ कोई भी डाउट हो विदाउट के बिना टेंशन लिए, टेंशन लेना नहीं है बच्चों, क्योंकि आपके सामने खड़े हैं अभी सर, जीके जीएस एक्सपर्ट। ठीक है ना बच्चों। अब मैं बात कर लूँ आपसे, आज अपन बिना देर किए हुए आगे बात करते हैं। वंदे मातरम स्टडी पॉइंट पर अर्थशास्त्र की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज अपन बात करते हैं विभिन्न संगठनों के बारे में। संगठन जो विश्व स्तर पर बने हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम संगठन, उनकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है बच्चों, उद्देश्य क्या है इनका, तो इनकी बात कर लें बच्चों। अपन सबसे पहले बात करते हैं अपन एमनेस्टी इंटरनेशनल। बच्चों एमनेस्टी इंटरनेशनल है ना, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी बच्चों। कहाँ पे हुई थी जी, इसका मुख्यालय कहाँ पे बच्चों, वो लंदन में। ठीक है ना बच्चों। और इसका मुख्य उद्देश्य था मानव अधिकार की रक्षा करने और जो अपना जो समाज है अच्छे अच्छे वातावरण में माहौल प्रस्तुत करने। मुख्य पॉइंट आप लिख लो, मानव अधिकार की रक्षा करने। ठीक है ना बच्चों। आप पॉइंट नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते। अब अपन दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है ना बच्चों। तो ये रेड क्रॉस है ना बच्चों, ये गैर सरकारी संगठन है। कौन है, गैर गवर्नमेंट, इसे बोलते हैं अपन सरकारी संगठन। ठीक है ना, सरकारी संगठन। ये रेड क्रॉस है ना, ये गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 8 मई 1863 को हुई। ठीक है ना बच्चों। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, वो है जेनेवा। आगे बात करते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है, घायल रोगियों एवं युद्धवादियों को संरक्षण या उनकी मदद करना। ठीक है ना बच्चों। अब अपन आगे बात करते हैं किसकी, नाटो, जो विश्व लड़ाकू संगठन। क्या बच्चों, नाटो विश्व लड़ाकू संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949। ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, वो है ब्रुसेल्स। आप नोट डाउन करते जाएं, और आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोलते भी जा रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों। इसका उद्देश्य क्या है नाटो का, इसका साम्यवादी प्रभाव से बचाने के लिए इसका गठन किया गया। किसका, नाटो का गठन किया गया। किसके प्रभाव से, साम्यवादी प्रभाव से बचाने के लिए। अब हम बात करते हैं WHO, जो अभी मेन काम है बच्चों, कोरोना का संकट का समय है। जो WHO है, इसे आप याद रखना, इसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है ना। अभी अभी हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनको WHO का कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है ना बच्चों। ये आपके लिए पेपर में फैक्ट भी बन सकता है। जो कोरोना के संकट के समय भारत की ओर से किस मंत्री को WHO में कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया, तो वो है बच्चों आपके हर्षवर्धन जी, जो हमारे अभी अभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में। ठीक है ना बच्चों। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आपका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, इसका मुख्यालय जेनेवा में। विश्व को रोगियों से मुक्त कराने या जो भी अपनी स्वास्थ्य संबंधित जो भी मतलब परेशानी होती है या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस पूरे विश्व में, इस समाज में, तो उसका मुख्य कार्य ये WHO, उससे संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उस पर ये WHO अपनी मशीनरी द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा उस पर दवाइयों का प्रभाव या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए यह कार्य करता है। ठीक है ना बच्चों। अब अपन बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO। ठीक है ना, UNO की बात कर लेते हैं। इस संयुक्त राष्ट्र संघ UNO है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ठीक है ना बच्चों। इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO। ठीक है ना। आपका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, इसका मुख्यालय है बच्चों आपका न्यूयॉर्क, अमेरिका में पड़ता जो कि। ठीक है ना बच्चों। अब है आपका इसका मुख्य कार्य विश्व शांति और युद्ध को रोगियों से मुक्ति कराने, विश्व में शांति करने और युद्ध रोकने का मुख्य कार्य किसका है बच्चों, UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब अपन और आगे संगठनों के बारे में बात कर लें बच्चों। तो इसमें क्या है कि आगे और संगठन है, आप पेन और कॉपी लेकर नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि उनमें से ज्यादा पूछा नहीं जाता। तो आपको जो मेन जो संगठन थे वो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए। अब अपन आगे बात करते हैं और संगठनों के बारे में। तो आगे और बात है
यूनिसेफ ये एक संगठन है ये, ठीक है ना बच्चों, ये संगठन है, ठीक है ना बच्चों। इसका जो है ये न्यूयॉर्क में, बस इतना आप फैक्ट याद करते हैं, ठीक है। ये है आपका न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ ये कहाँ है बच्चों, ये है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है ना बच्चों। और संगठन एक और यूनेस्को है ना, वो आपका पेरिस में, क्या यूनेस्को, वो कहाँ आपका बच्चों, पेरिस, ठीक है ना बच्चों। जो मोस्ट है जो वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और क्या है, एक आध मैं और देख लूँ जो आपके मोस्ट ऑफ व्यू पेपर के मतलब अनुसरण करते हुए पेपर के हिसाब से जो मोस्ट हैं वो मैं आपको नोट डाउन करवाता जाता हूँ। आगे और देख लेते हैं। विश्व मौसम संगठन, तो मौसम के बारे में जानकारी एकत्र करना, या मौसम अभी हमारे रिसेंटली अभी पंजाब वहाँ में उसमें देखा जाए आपके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो रिसेंटली अम्फान तूफान आया, तो उसका मुख्य कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली जानकारी दे दी थी कि हमारे यहाँ अम्फान तूफान आने वाला है। लेकिन कुछ देशों में अलग अलग संगठन भी होते, ठीक है ना बच्चा, कुछ देशों में अलग अलग संगठन भी होते। तो जो विश्व मौसम संगठन है बच्चों, ठीक है ना बच्चों, जो विश्व मौसम संगठन है इसका कार्य क्या होता है, मौसम के संबंध में जानकारी एकत्र करना। किसके, विश्व मौसम संगठन, ठीक है ना बच्चों। विश्व मौसम संगठन का कार्य क्या है, मौसम संबंधित जानकारी एकत्र करना, ठीक है ना बच्चों। और हर देश में अलग अलग अपने स्तर पर भी मौसम संगठन होते हैं, हर राज्य में भी अलग अलग स्तर के होते हैं, तो उसकी बात अलग है। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, वो है आपका जेनेवा, ठीक है ना बच्चों, जेनेवा में, ठीक है ना बच्चों। ये आपको समझ में आ गया हो। आगे और जो कोई मोस्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है ना बच्चों। राइटिंग की प्रॉब्लम है बच्चों, तो वो आपको समझते जाएं आप। विश्व मौसम संगठन जेनेवा में है, विश्व श्रम संगठन ये भी आपका जेनेवा में, ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। अपन आगे और बात करते हैं। अब अपन संगठन आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं बच्चों, और आगे मैं बात कर लूँ। अब अपन बात करते हैं बच्चों संगठन खत्म करते हुए, अच्छा टॉपिक है देश के हिसाब से, आपको समझने के हिसाब से, तो उसकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना बच्चों। अब अपन बात करते हैं बच्चों राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ये अच्छा टॉपिक है बच्चों, इसे समझाने में मजा भी आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, ये बोरिंग नहीं है, और ये आपको समझना भी जरूरी है, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे संबंधित भी है और इसे आपको समझना भी पड़ेगा, ठीक है ना। अब बच्चों, अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो राष्ट्रीय आय है, आपने बहुत सुना होगा राष्ट्रीय आय क्या होती है, हमको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे आप बस यहाँ पे एक दिमाग लगा के बोर्ड देखना, जो राष्ट्रीय आय, अब सर क्या समझाने वाले, ठीक है ना। तो बच्चों जो राष्ट्रीय आय है ना, उसकी बात कर लूं मैं, तो देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका अंतिम मूल्य। देश के नागरिकों द्वारा जो वस्तु कुछ भी मान लो, सिलेंडर, टेबल कुर्सी, कूलर, ट्रैक्टर, है ना, मर्सिडीज गाड़ी, BMW, कुछ भी चीज हो, और सेवाओं, जो सेवा देते हैं हमको, ठीक है ना लोग। तो देश में वस्तुओं और सेवाओं का, तो बच्चों अपन आगे बात करते हैं जो राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या है, एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य के द्वारा जो आय प्राप्त होती है उसे कहते हैं अपन राष्ट्रीय आय, ठीक है ना बच्चों। आप इसे नोट डाउन करें, ठीक है ना, राष्ट्रीय क्या होती है इसे आप नोट डाउन करें। देश के नागरिकों के द्वारा एक वर्ष में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका अंतिम मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाती है, ठीक है ना बच्चों। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय बच्चों, इसे आप फैक्ट लिखें, राष्ट्रीय आय प्रवाह होती है, ना कि स्टॉक के रूप में। स्टॉक मतलब प्रवाह यानी बदलती रहती है राष्ट्रीय आय, इसे आप समझ सकते हैं। प्रवाह यानी कि प्रवाह बदलना, बदलता रहना, और ना कि स्टॉक मतलब स्टॉक यानी कि एक थम गई राष्ट्रीय आय का, नहीं राष्ट्रीय हमारी इतनी है तो इतनी रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, ये बदलती रहती है, प्रवाह के रूप में बदलती रहती है। अब राष्ट्रीय और आयों के बारे में बात करें, हस्तांतरित आय, गैर वैधानिक आय, असामयिक आय और घरेलू सेवाओं के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। राष्ट्रीय आय के बारे में इतना ही आप फैक्ट याद रखना, ठीक है ना बच्चों। अब हम आगे बात कर लेते हैं हस्तांतरित आय। इसमें क्या है बच्चों, वो आप नोट डाउन करें, ठीक है ना। हस्तांतरित आय कर्मचारियों की पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता, ठीक है ना बच्चों। हस्तांतरित आय क्या है, कर्मचारियों को वेतन भत्ता, ठीक है ना बच्चों, इसके द्वारा आर्थिक पेंशन व्यवस्था या आर्थिक सहायता, ठीक है ना बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं गैर वैधानिक आय। गैर वैधानिक आय में क्या है बच्चों, तो ये आप पॉइंट नोट डाउन करें।
इसमें क्या है बच्चों, काला धन, चोर की आय, तस्कर की आय। गैर वैधानिक आय मतलब जो संविधान के खिलाफ हो, जो विधान के खिलाफ हो, उसे बोलते हैं गैर वैधानिक आय। तो गैर वैधानिक खिलाफ जो तस्करी या काला बाजार, जो रुपए काला धन रखा है तो उसका क्या पता अपन लोगों को, है ना, जो तस्करी करते लोग बाग तो उसमें क्या पता, तो उसे बोलते हैं अपन गैर वैधानिक आय। ठीक है ना बच्चों, इसमें क्या लिखते, काला धन, चोरी की आय आदि। ठीक है ना। तो और आकस्मिक आय क्या है, आकस्मिक आय क्या है, लॉटरी से आय प्राप्त, लॉटरी। ठीक है ना। तो लॉटरी से जो आय प्राप्त होती है, लॉटरी से जो आय प्राप्त होती है उसे बोलते हैं आकस्मिक आय। मतलब जो अचानक मिल जाए, किसी लॉटरी या कोई भी ऐसा गिफ्ट के रूप में जो आय मिल जाती है उसे बोलते हैं लॉटरी आय या आकस्मिक आय। ठीक है ना बच्चों। घरेलू सेवाएं जैसे कपड़े, सोना, खाना बनाना आदि को राष्ट्रीय आय से बाहर रखा गया है। राष्ट्रीय आय से किसे बाहर रखा गया है, जैसे कपड़े धोना, कपड़े धोना। ठीक है ना बच्चों, कपड़े धोना हो जाएगा आपका। ठीक है ना बच्चों। और इसमें हो जाएगा खाना खाना, खाना खाना, इसे राष्ट्रीय आय से बाहर रखा गया है। ठीक है ना बच्चों, राष्ट्रीय आय से ऐसे कपड़े धोना, खाना खाना आदि ऐसी वस्तुओं को बाहर रखा गया है। ठीक है ना बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं, कर्मचारियों को वेतन, मनोरंजन की आय आदि राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं। ठीक है ना बच्चों। और आगे आपको और समझा दूं मैं। अब अपन बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। आप सबने सुना होगा, इन्होंने क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना की थी बच्चों। ठीक है ना बच्चों। जो दादा भाई नौरोजी है ना बच्चों, उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो इन्होंने बताया था 1868 में इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना बच्चों, ये आप इनकी पुस्तक पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना बच्चों, ये किसकी पुस्तक है, ये है बच्चों दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, जो उन्होंने 1868 में, ठीक है ना बच्चों, कब, 1868 में बताया था राष्ट्रीय आय के बारे में, अपनी पुस्तक पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। उनकी जो पुस्तक है ना, वो आप समझ चुके होंगे, पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इंडिया। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई थी उस समय, उन्होंने बताई थी प्रति व्यक्ति आय कितनी, 20 रुपए, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए। ठीक है ना बच्चों, ये भी आपको समझ में आया होगा। और प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है, राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति ये है ना, जो प्रति व्यक्ति आय बराबर, आप ऊपर लिखें राष्ट्रीय आय, ऊपर लिखें राष्ट्रीय आय। ठीक है ना बच्चों, और नीचे लिखें क्या, देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या। ये क्या है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना बच्चों, प्रति व्यक्ति आय है ना, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना बच्चों, वो है राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ठीक है ना बच्चों। दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है ना, इसमें धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया है। उन्होंने बताया अंग्रेज जितना रुपए भारत से ब्रिटेन ले गए। ठीक है ना बच्चों, दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि अंग्रेज कितना पैसा, कितना धन भारत से बाहर ले गए थे। उन्होंने निष्कासन का सिद्धांत दिया है, निष्कासन का सिद्धांत। बस आपको समझ में आ गया होगा, निष्कासन का सिद्धांत। अगर बच्चों ये पूछ लिया जाए किसने दिया था निष्कासन का सिद्धांत, तो वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है ना बच्चों, तो आज की क्लास आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आज अच्छी क्लास थी, कल भी अपन अच्छी तरह से और टॉपिक को विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।